हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एंड आज हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है ये, जो एग्जाम में आता है और 6 मार्क्स होल्ड करता है। तो एक अच्छा खासा वेटेज है इसका। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़कर निकल रहे होगे इस वीडियो से, यानी जब आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो वो सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाने वाले हैं। और इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपके इस चैप्टर से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 6 मार्क्स के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे, बहुत अच्छी तरीके से उनको करके आओगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ज़रा। हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं आज की क्लास में? हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है क्लास 12th का बुक 1। ठीक है, बुक 1 क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब क्या नाम है इस चैप्टर का? सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि किस तरीके से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। स्टार्ट किया जाए। ओके। सबसे पहले देखो, सिक्योरिटी होती क्या है। पूरे प्रॉपर एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद से बनाए हैं। इतने बढ़िया नोट्स आपको कहीं पे भी मिल जाए ना पूरे यूट्यूब में, वो भी फ्री में। अगर आपको कोई प्रोवाइड कर रहा हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में लिख के। ठीक है, स्टार्ट करें। व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटी होती क्या है? एट बेसिक्स, सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। मतलब सिक्योरिटी बात करती है थ्रेट्स से आज़ाद होने के बारे में। ये कहती है कि जो खतरे हैं, जो थ्रेट्स हैं, उनसे आज़ाद होना है, हमें आज़ादी चाहिए। but in actual security relate with only to extremely dangerous threats। बट रियलिटी में जो सिक्योरिटी है वो किसके बारे में बात करती है? वो बात करती है जो बहुत डेंजरस थ्रेट्स हैं उनके बारे में। मतलब जिनसे सबसे ज़्यादा खतरा हमें हो सकता है, उनके बारे में ये बात करती है। जैसे threats that could so endanger core values would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation। मतलब इस प्रकार के थ्रेट से बचाने की बात करती है सिक्योरिटी, जिनको रिपेयर ना किया जा सके, जो बियॉन्ड रिपेयर हो। ऐसे थ्रेट्स, ऐसा डैमेज अगर कोई पहुंचा रहा है हमें जो बियॉन्ड रिपेयर है, तो उससे सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप घर से बाहर निकल रहे हो, ज़मीन में पैर रख रहे हो, तो अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए तो आपको सिक्योरिटी चाहिए। नहीं, सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स। याद रहेंगे ये वर्ड्स, फ्रीडम फ्रॉम एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, वही होती है सिक्योरिटी। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं ज़रा। यहाँ पे कुछ कार्टून्स देख सकते हो आप, जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आप टैंक देख सकते हो किस तरीके से लिखा हुआ है, पीस स्ट्रीट इट मस्ट बी दिस वन। तो मतलब कहाँ पे शांति स्टैब्लिश हो रखी है, जरा उन्हीं लोगों को परेशान करे। आतंकवाद का मेन पर्पस यही होता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है, ये इसको चिड़िया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये वाला जो आपके बर्ड वाला कार्टून है, ये बुक के अंदर भी दिया हुआ है। ट्रेडिशनल नोशंस एक्सटर्नल। अब देखते हैं जरा, अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी के बारे में चैप्टर के अंदर बात करी गई है। एनसीईआरटी में भी सेम हेडिंग्स दी होंगी और यहाँ पे भी। बस मैंने इनको अच्छी तरीके से नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको आंसर लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली और आपके नोट्स भी इजिली बन जाएंगे। ठीक है, चलो। इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स। तो ट्रेडिशनल नोशन क्या कहता है? ट्रेडिशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो सदियों से कोई चीज चली आ रही है, ठीक है, परंपरागत है। तो ट्रेडिशनल नोशन, और वो भी एक्सटर्नल वाला, यानी बाहरी। बाहरी खतरा किस तरीके से हो सकता है? इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, वो ये कहता है कि द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स। किसी भी कंट्री को सबसे ज्यादा खतरा किससे हो सकता है? मिलिट्री थ्रेट से। यानी अगर कोई दूसरी कंट्री उसके ऊपर हमला कर दे, मिलिट्री थ्रेट उसको पहुंचाने की कोशिश करे, तो सबसे ज्यादा खतरा उसको वहीं से ही होगा। ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल की बात करें हम, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, द सोर्स ऑफ दिस डेंजर। अब इस केस में ये जो सोर्स है डेंजर का, मतलब जो खतरा हमें पहुंचा रहा है, वो कौन हो सकता है? वो यूजुअली दूसरी कंट्री होती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप कई बार वॉर्स देखते रहते हो, लड़ाई देखते रहते हो, तो वो किस वजह से हो रही होती है? क्योंकि एक थ्रेट है। वो क्या है? एक थ्रेट की तरह। चाहे पाकिस्तान भी हमें अब एक थ्रेट की तरह देखेगा, और हम भी एक तरीके से उसको एक थ्रेट की तरह देखेंगे। ठीक है, विच बाय थ्रेटनिंग
which by threatening action endangers the core values of sovereignty, independence and territorial integrity। तो दूसरी कंट्री हमेशा क्या कोशिश करती है, सामने वाले के को डराने की कोशिश करती है अपने एक्शंस के जरिए, उसकी कोर वैल्यू को नुकसान पहुंचाती है, जैसे उसकी सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाएगी, उसकी आज़ादी को नुकसान पहुंचाएगी, उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो इंटीग्रिटी बनी हुई है उसको नुकसान पहुंचाएगी। इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट्स ऑफ वॉर, अब ऐसी जगह पे जब भी ये वाला केस हमें देखने को मिल रहा है, ट्रेडिशनल ओशन की बात करें, एक्सटर्नल जो अटैक है वो हो रहा है या एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट है हमें देखने को मिल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप रिस्पॉन्ड 3 तरीके से करते हो। ट्रेडिशनल ओशन कहता है कि अगर खतरा हमें बाहर से देखने को मिल रहा है, कोई बाहरी आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है, मिलिट्री थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है, तो हम 3 तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे-कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं? अ गवर्नमेंट हैज़ बेसिक 3 चॉइसेस। कौन-कौन सी बेसिक 3 चॉइसेस होती हैं सरकार के पास? चलो देखते हैं। सबसे पहला कि वो सरेंडर कर दे, मतलब हार मान ले, अपने हाथ खड़े कर दे कि नहीं भाई हम इस लड़ाई के लिए रेडी नहीं हैं और हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है क्या करे? टू प्रिवेंट, उस लड़ाई को होने से रोके। दूसरा चीज़ क्या कर सकती है, जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर सकती हैं कि वो उस लड़ाई को होने ही ना दे, उस लड़ाई को होने से रोके। तीसरी चीज़ क्या करी जा सकती है कि अगर लड़ाई शुरू हो ही गई है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करो, डिफेंड करो ज़्यादा से ज़्यादा और अपने आप को बचाओ। ठीक है? तो ये 3 तरीके होते हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी ये कहती है। समझ में आ गया होगा? सबसे पहली बात, एक्सटर्नल नोशन क्या कहता है कि इस केस में खतरा कहाँ से होता है? बाहर से होता है, एक्सटर्नल सोर्स से होता है, मिलिट्री थ्रेट होता है। इस केस में सोर्स कौन होता है थ्रेट का? डेंजर कहाँ से आता है? यूजुअली दूसरी कंट्री से आता है। ठीक है? इस केस में रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है? 3 तरीके से रिस्पॉन्ड होता है, टू प्रिवेंट, टू डिफेंड और टू सरेंडर। ओके, देयरफॉर सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग वॉर। तो इसीलिए सिक्योरिटी पॉलिसी हमेशा किस चीज़ के बारे में बात करती है? वॉर को रोकने के बारे में बात करती है। कोई भी अगर मान लो सरेंडर भी करना पड़ रहा है तो उसमें भी नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मान लो डिफेंड भी करना पड़ रहा है तो उसमें भी नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करी जाती है कि वॉर को होने से ही रोक दिया जाए, प्रिवेंट कर लिया जाए, विच इज कॉल्ड डेटरेंस। इसी को ही हम डेटरेंस कहते हैं। एंड विद लिमिटिंग और एंडिंग वॉर विच इज कॉल्ड डिफेंस। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वॉर जो हो रही है उसको लिमिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये भी एक डिफेंस के तरीके से ही देखा जाएगा। डेटरेंस वर्ड का मतलब क्या है बेटा, ये समझो जरा। जब आपको पता होता है कि सामने वाले इंसान के पास भी उतनी ही पावर है जितने आप कैपेबल हो, आपको आइडिया होता है कि वो इंसान भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना आप उसको पहुंचा सकते हो, तो इस चीज को जानते हुए समझदारी दिखाती हैं दोनों पार्टीज और वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करती हैं, लड़ती नहीं है। इसी को ही हम बोलते हैं डेटरेंस। ठीक है? इससे भी पीस स्टैब्लिश रहती है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज अ थर्ड कंपोनेंट। अब इसका तीसरा कंपोनेंट भी होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, वो क्या होता है? कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। हम तीसरा काम क्या कर सकते हैं, जो पावर है उसको बैलेंस करके चले, ना सामने वाली कंट्री को हमसे ज्यादा पावरफुल होने दें और ना हम उससे पीछे रहे। ठीक है? मीन्स टू बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर, यानी हम हमेशा मिलिट्रीली तैयार रहें। देखते हो ना, इंडिया हमेशा मिलिट्रीली कैपेबल रहता है, तैयार रहता है वो। हालांकि हम कभी भी फर्स्ट यूज नहीं करते हैं वेपन्स का। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। ठीक है? इस बेसिस पे भी वो हमेशा क्या करे, अपने आप को तैयार रखे। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अ फोर्थ एंड रिलेटिव कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब चौथा जो कंपोनेंट है जो इससे रिलेटेड है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से, वो क्या कहता है? सिक्योरिटी पॉलिसीज अलायंस। वो कहता है कि भाई देखो, चौथा तरीका ये हो सकता है कि आप लोग आपस में दोस्ती कर लो, अलायंस बना लो। आप देखते हो ना, आपने देखा है ना, नेटो है। नेटो कब फॉर्म हुआ था? डेट लिखकर अब तो मुझे बता ही दो। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें तो आपने देख ही लिया होगा। मुझे बताओ जरा, नेटो जो है वो कब फॉर्म हुआ था? ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था, ये कमेंट में बताना। तो जैसे नेटो भी एक मिलिट्री अलायंस है अमेरिका का, वैसे ही क्या कर सकती हैं जो ऐसे देश हैं जिनको लगता है कि वो आपस में एक दूसरे के लिए कल को खतरा बन सकती हैं, तो बेटर ये है कि वो अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो कुछ इस प्रकार बनाए कि वो लोग आपस में अपना अलायंस बना ले, वो लोग आपस में दोस्ती कर लें। एन अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट। अलायंस क्या होता है? कोलिशन होता है स्टेट्स का, मतलब सारे स्टेट्स मिलकर एक साथ आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, दैट कोऑर्डिनेट्स देयर एक्शन टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। नेटो में भी बेटा यही होता है। नेटो के अंदर जितनी भी कंट्रीज प्रेजेंट है, अगर उनमें से किसी एक के ऊपर हमला होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो सबके ऊपर हमला हुआ है, तो उसमें वो सारी की सारी कंट्रीज जो उसकी मेंबर हैं वो सब मिलकर उस दूसरी कंट्री को जवाब देती हैं। ठीक है? रिस्पॉन्ड करती हैं। तो यही होता है। जहां पे भी आप स्टेट वर्ड देखते हो ना,
पॉलिटिक्स के अंदर, तो इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। स्टेट वर्ड का मतलब राज्य भी होता है, बट जब भी हम इसको वर्ल्ड के सेंस में पढ़ते हैं तो स्टेट वर्ड का मतलब कंट्री भी होता है, ठीक है। और स्टेट वर्ड का मतलब कई बार सरकार भी होता है। चलो, द यूएस बैक द इस्लामिक मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान। अब क्या हुआ था, यूएस ने क्या किया था, इस्लामिक मिलिटेंट्स जो थे ना, उनको अफगानिस्तान से क्या किया, बैक कर दिया अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इन 1980s के दौरान में, जब सोवियत यूनियन और जो यूएसएस जो सोवियत यूनियन था और यूएसए था, इनके बीच में वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी। बट लेटर अटैक्ड देम व्हेन अल कायदा, अ ग्रुप ऑफ इस्लामिक मिलिटेंट्स बाय ओसामा बिन लादेन, लॉन्च टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट अमेरिका ऑन 11 सितंबर 2001। तो हुआ क्या, यूएस ने क्या किया, जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप थे अफगानिस्तान के अंदर, उनको पहले तो कुछ नहीं बोला, ठीक है। जब ये पूरा सोवियत यूनियन और इसके बीच में जब वॉर चल रही थी उस टाइम पीरियड में, तो कुछ नहीं बोला जब अटैक हुआ और ये सारी चीजें हुई। बट देखो जरा इसको, जब इसकी कंट्री के ऊपर अटैक हुआ, यानी 2001 में 9/11 वाला जब अटैक हुआ इसके ऊपर, तो इसने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकाला, और ये जो एक अल कायदा टेररिस्ट ग्रुप था, इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप था, जिसमें इस्लामिक मिलिटेंट्स प्रेजेंट थे, तो इनको इसने क्या किया, इसने इनको अटैक करना शुरू किया और इनको फिर ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया। इन ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखें सिक्योरिटी को, देन मोस्ट थ्रेट्स टू अ कंट्री सिक्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ये कहती है कि ज़्यादातर केसेस में किसी भी कंट्री को खतरा दूसरी कंट्री से ही होता है, बाहर की कंट्री से ही होता है। हमने एग्जाम्पल से भी समझा, सारे पॉइंट समझ लिए। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए भी मैं ये क्वेश्चन दे दूं कि मुझे ये बताओ कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का नोशन क्या है, एक्सटर्नली आप उससे क्या समझते हो, ये सारे पॉइंट्स लिख के आ जाओगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अब ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल वाला देखते हैं कि आंतरिक किस तरीके से खतरा हो सकता है, ठीक है। एशिया एंड अफ्रीका न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेस सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब एशिया और अफ्रीका में दोनों ही जगह ऐसी कंट्रीज प्रेजेंट हैं जो बेटा बहुत साल जिनको आज़ाद हुए नहीं हुए, जो काफ़ी कम समय से ही आज़ाद हमें देखने को मिलती हैं। जैसे इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, श्रीलंका 1948 में हुआ, ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज धीरे धीरे बाद बाद में आज़ाद हुई। तो ये सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और इनको हमेशा सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। द न्यू कंट्रीज फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज। इनके साथ क्या होता है भाई, प्रॉब्लम क्या है कि इनके आस पड़ोस की कंट्री के साथ ही इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान की चलती रहती है, इंडिया चाइना से चलती रहती है, ठीक है। और आपस में जो ये सारे देश हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये सारी नेबरिंग कंट्रीज में ही इनकी लड़ाई चलती रहती है। Another, they had to worry about internal military conflict with neighboring countries। तो इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनको सोचना पड़ता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी कंट्री से हमारे साथ लड़ाई ना हो जाए, फिर हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सिक्योरिटी थ्रेट इनमें भी बना ही रहता है, जो अभी नई नई कंट्रीज आज़ाद हुई हैं वो। Internal wars now make up more than 95% of all armed conflicts fought anywhere in the world। तो आज के समय में ऐसा देखने को मिलता है हमें वर्ल्ड में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, 95% लड़ाइयाँ उसमें से इंटरनल वॉर्स ही हैं। या तो देश के अंदर ही लड़ाई चल रही है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है, या फिर आस पड़ोसी कंट्रीज के साथ लड़ाई चल रही है, ठीक है। बिटवीन 1946 यानी 1946 से लेकर 1991 के बीच में देयर वाज अ 12 फोल्ड राइज, मतलब लगभग 12 गुना राइज जो है वो हमें देखने को मिला है सिविल वॉर्स में। सिविल वॉर क्या होती है, गृह युद्ध, यानी देश के अंदर जब लड़ाई हो रही है, दो या दो से ज्यादा कम्युनिटीज आपस में लड़ रही हैं, तो वो है सिविल वॉर। तो इंटरनल ट्रेडिशन क्या कहता है कि सिविल वॉर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है देश के लिए, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। अब देखते हैं, जरा हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा समझा, अब देखते हैं कि इसमें कोऑपरेट कैसे करते हैं, कैसे हमें साथ में रहना है, मिलके चलना है। तो अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू, एक ऐसा व्यू है जो हर कोई एक्सेप्ट करता है, मानता है, दैट कंट्रीज शुड ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजन, कि हमेशा लड़ाई के लिए कंट्री को तभी कूदना चाहिए, लड़ाई के लिए तभी किसी वॉरफेयर में जाना चाहिए जब वो सही रीजन के लिए लड़ रही है। ऐसा ना हो कि भाई इसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं इस बात के लिए उससे वॉर करने लग जाऊं उस कंट्री से। देखते हो ना बेटा, ज्यादातर लास्ट तक नेगोशिएशंस करी जाती हैं ताकि वॉर ना हो, क्योंकि वॉर होगी तो दोनों ही पार्टीज का इक्वल तरीके से लॉस होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सली यही माना जाता है कि हमेशा अगर कंट्रीज लड़ाई में जा रही हैं तो उनको राइट रीजन की लड़ाई पे जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बात को लेकर वॉर्स हो रही हैं।
आर्मीज मस्ट अवॉइड किलिंग और हर्टिंग नॉन कॉम्बेटेंट्स एज वेल एज अनआर्म्ड एंड सरेंडरिंग कॉम्बेटेंट्स। तो हमेशा जो आर्मीज है उनको यही सिखाया जाता है स्टार्टिंग से ही, आप लोगों को बिल्कुल भी जो नॉन कॉम्बेटेंट्स है, मतलब वो लोग जो कि सिविलियन है, जो आम जनता है, उनके ऊपर कभी भी आपको हमला नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है, क्योंकि उनके पास वेपन्स नहीं है, वो लोग वेपनलेस हैं, उनके हाथ में कोई वेपन नहीं है। आपको वहाँ की मिलिट्री से ही लड़ाई करनी है, वहाँ के लोगों से नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली जाती है कि वो कॉम्बेटेंट्स, मतलब वो सामने वाला इंसान जो आपके सामने सरेंडर कर रहा है, उसको भी कभी मारना नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और कॉपरेशन में वो बताई जाती है। सबसे पहला क्या कि हमेशा कंट्रीज को राइट रीजन के लिए वॉर पे जाना चाहिए, और दूसरी चीज जो आर्मीज हैं उनको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचाएं और ऐसे लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं जो उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉपरेशन में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई यहाँ पे जिससे कॉपरेशन बनाने की बात करी गई। कॉपरेशन यानी सहयोग बनाने की बात करी गई। सबसे पहला तरीका क्या था? डिसआर्ममेंट। आर्ममेंट वर्ड का मतलब है हथियार, तो डिसआर्ममेंट वर्ड का मतलब क्या है? कम से कम हथियार या फिर ना के बराबर हथियार। इट रिक्वायर्स ऑल स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन। तो डिसआर्मामेंट में क्या बोला जाता है कि जितने भी देश हैं इस पूरे दुनिया के अंदर, उन सबको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे वेपन्स जो लार्ज स्केल पे नुकसान पहुंचा सकते हैं लोगों को, उन वेपन्स को गिव अप कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ऐसे वेपन्स को ना बनाना है ना ही यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1972 में BWC हुई थी, जिसको हम बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन भी बोलते हैं, एंड 1992 में CWC हुई थी, जिसको हम केमिकल वेपन कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो इन दोनों ने, BWC एंड CWC ने क्या किया? इसने बैन कर दिया था किसकी प्रोडक्शन को? प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ दीज वेपन्स। मतलब इसमें बोला गया कि जो केमिकल बेस्ड वेपन है और जो बायोलॉजिकल बेस्ड वेपन है, इनका हमें यूज नहीं करना है, जो मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकते हैं लोगों को, ठीक है। इनका ईयर याद रखना है, MCQ में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक। अब मोर देन 155 स्टेट्स, लगभग 155 कंट्रीज से भी ज्यादा देशों ने इस चीज पे एग्री किया है, BWC पे, एंड लगभग 181 से भी ज्यादा स्टेट्स ने CWC को साइन किया है, ठीक है। तो देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर कंट्रीज इस बात पे एग्री करती हैं कि हमें ऐसे वेपन्स को यूज नहीं करना चाहिए, ना बनाना चाहिए, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। दूसरी चीज क्या है कॉपरेशन में? आर्म्स कंट्रोल करना। अभी हमने देखा था डिसआर्मामेंट, मतलब ऐसे हथियारों को बनाना ही नहीं है या रखना ही नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं बड़े स्केल पे। दूसरा क्या है आर्म्स कंट्रोल में? क्या बोला जा रहा है? इट रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन। ये बोलता है कि जो जो एक्विजिशन है, मतलब जिस इंसान के पास हथियार रखे हुए हैं, उसका ध्यान रखो कि उसके पास कितने हथियार है। अगर उसने बताया कि उसके पास 10 हथियार है तो 10 ही होने चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो, और इस बात का भी ध्यान रखो कि कहीं वो नए हथियार तो डेवलप नहीं कर रहा है, नए वेपन्स तो नहीं बना रहा है। द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ABM ट्रीटी जो हुई थी, द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो 1972 में हुई थी, इसने ट्राई किया कि ये रोके, किस चीज को रोके? टू स्टॉप द US एंड USSR फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल्स। मतलब ऐसी खतरनाक मिसाइल्स जिससे दोनों को ही नुकसान पहुंच सकता है। इस ट्रीटी ने, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई थी 1972 में, इसने दोनों ही कंट्रीज को इस बात से समझाया और रोका, और ये बोला कि हमेशा जो मिसाइल्स हैं वो डिफेंसिव पर्पस के लिए ही, डिफेंसिव शील्ड के लिए ही लॉन्च होनी चाहिए, ठीक है। तो एज अ डिफेंसिव शील्ड टू लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक, यही बोला गया कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमें यूज नहीं करना है। इट डिड अलाउ बोथ कंट्रीज टू डिप्लॉय अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डिफेंसिव सिस्टम। साथ के साथ ये भी बोल दिया गया कि अब दोनों ही कंट्रीज, चाहे वो USA है चाहे वो USSR है, दोनों को ही बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ वेपन्स अपने पास रखने हैं। डिसआर्मामेंट समझ में आया? रखने ही नहीं है ऐसे वेपन्स जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्म्स कंट्रोल रख रहे हो तो उसका काउंट रखना है कि कितना है सामने वाले के पास, ठीक है। और ऐसे वेपन्स को तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं किसी भी तरीके से। और क्या रखना है? और भाई हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो दोनों ही कंट्रीज हैं वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ वेपन्स अपने पास रख रही हैं, ठीक है।
थर्ड चीज जो है वो क्या कहती है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तीसरा तरीका कॉपरेशन का ये हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो। कॉन्फिडेंस यानी भरोसा बना लो, ट्रस्ट बना लो, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज आपस में आइडियाज शेयर करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अपने राइवल्स के साथ, बेसिकली अपने दुश्मनों के साथ हम अपनी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो भी हमसे शेयर करती हैं। शेयर देयर मिलिट्री इंटेंशंस एंड मिलिट्री प्लान्स, वो बताती है कि अच्छा हमारे पास अभी इतने मिलिट्री वेपन्स रखे हुए हैं, इतना हमारा ये मिलिट्री प्लान है, हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये टेस्ट जो है वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बताती हैं। ऐसे ही सामने वाली पार्टी भी उनको बताती है। वीकेंड से हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिज़ाइन किया गया है ये इंश्योर करने के लिए कि राइवल्स कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मतलब उनके बीच में सही से बात नहीं हुई, कम्युनिकेशन सही से नहीं हुई, मिसकंसेप्शन था, इस वजह से वो लड़ाई करने चले गए, कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए हमेशा हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ मूव करना चाहिए। आई होप अब आपको तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था डिसआर्मामेंट, सेकेंड पॉइंट था आर्म्स कंट्रोल, थर्ड पॉइंट था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ये तीन तरीके ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में बोले गए हैं कि यूज किए जा सकते हैं। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन की, ठीक है, कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन क्या होते हैं। आज के टाइम पीरियड में जिस तरीके के खतरे हमें दुनिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं, पहले तो सिर्फ यही माना जाता था कि अगर कोई दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक कर रही है तो वो एक थ्रेट है और उसमें उस केस में सिक्योरिटी की जरूरत है। बट आज के समय में समय बदल चुका है और बहुत अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स हमारे जीवन में आ चुके हैं। देखते हैं कौन कौन से। नॉन ट्रेडिशनल नोशंस जो भी होते हैं सिक्योरिटी के, ये जाते हैं मिलिट्री थ्रेट से भी आगे। ये सिर्फ मिलिट्री थ्रेट्स की बात नहीं करते हैं, ये उसके आगे की भी चीज़ों की बात करते हैं। टू इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स एंड डेंजर अफेक्टिंग द कंडीशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस मींस ग्लोबल सिक्योरिटी। ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर इंसान को नुकसान पहुंच रहा है, डेंजर पहुंच रहा है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, इंसानों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो एक ग्लोबल सिक्योरिटी का टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी की बात नहीं करते हैं, मिलिट्री थ्रेट्स की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन उसके भी आगे जाते हैं। अगर किसी भी इंसान के एग्जिस्टेंस को, उसके जीने पे, उसको उसके जीने जब वो जी रहा है वो इंसान, तो उसको कोई खतरा महसूस हो रहा है, कोई थ्रेट महसूस हो रहा है, तो वो भी एक ग्लोबल सिक्योरिटी का पार्ट होना चाहिए। नॉन ट्रेडिशनल नोशन क्या कहता है, समझ में आया? ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं जरा कौन कौन से नॉन ट्रेडिशनल नोशंस है हमारे पास। सबसे पहला है ह्यूमन सिक्योरिटी। इट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। ये कहता है कि हमेशा हमें जनता को बचाने का ध्यान रखना है। चाहे आप किसी भी देश से बिलोंग करते हो, कोई सी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, हमेशा याद रखना है आपको कि किसको प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले लोगों को प्रोटेक्ट करना है, आम जनता को बचाना है, ठीक है। हमें कंट्रीज को नहीं बचाना है अपनी, हमें अपने जनता को बचाना है। बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यू, क्योंकि ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दैट द थ्रेट एजेंडा शुड इंक्लूड हंगर, डिजीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स बिकॉज दीज किल फॉर मोर पीपल देन वॉर, जेनोसाइड एंड टेररिज्म कंबाइन। तो अब ये बोला गया है कि ह्यूमन सिक्योरिटी को खतरा सिर्फ और सिर्फ इससे नहीं होता है कि कोई वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है। आज के समय में सिचुएशन बदल चुकी है। इतने सारे ऐसे लोग हैं जो भूख की वजह से, हंगर की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। किसी बीमारी की वजह से लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं। कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई बहुत प्राकृतिक आपदा आ जाती है बहुत बड़ी सी, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो लोग मर रहे हैं ना आज के समय में, उनका आंकड़ा कई ज़्यादा है, उनके नंबर्स कई ज़्यादा हैं उनके कंपैरिजन में जो वॉर में मर रहे हैं, जो टेररिज्म में मर रहे हैं, जो जेनोसाइड में, मतलब किसी कम्युनिटी को ही खत्म कर दिया जा रहा है, ऐसी टाइप की वॉर में मर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करी जा रही है। सेकेंड क्या कहता है, ग्लोबल सिक्योरिटी देखते हैं जरा। द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी का आइडिया जो है वो आया 1990s के दौरान, इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट्स सच एज ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती हुई चली जा रही थी, ठीक है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट सामने आया। इंटरनेशनल टेररिज्म की बात होने लग गई, लोग बात करने लग गए कि टेररिज्म तो टेररिज्म है, मतलब आतंकवाद आतंकवाद है, चाहे वो अपने देश में देखने को मिले या किसी और देश में, तो इसको तो हमें कम्प्लीटली बॉयकॉट करना है। हेल्थ एपिडेमिक्स, कई बार देखते हो ना, बीमारियां आती रहती हैं, अलग अलग तरीके के फ्लूज आते रहते हैं, बर्ड फ्लू एंड सो ऑन। पेंडेमिक्स अभी हमने देखे डिफरेंट टाइप के, अभी
कोविड-19 देखा, उसमें कितने सारे लोगों की एक साथ डेथ हुई। तो ये सारी जो थ्रेट्स हैं, ये ग्लोबल सिक्योरिटी का पार्ट हैं और ये बहुत सारे लोगों को एक साथ नुकसान पहुँचाते हैं। नो कंट्री कैन रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स अलोन। मुझे ये बताओ, जिस टाइम पीरियड में कोविड-19 का समय था, कोरोना वायरस आ रखा था, उस समय में कोई एक कंट्री क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई या कर पाती? नहीं कर पाती, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बाउंड्रीज़ नहीं देखती है बेटा कि अच्छा ये कंट्री यहाँ तक है तो मैं यहीं तक ही रहूँगी। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। इस केस में इसीलिए ये जो डिज़ीज़ होती है या पेंडेमिक होती हैं, ये ग्लोबल सिक्योरिटी का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है? तो कोई भी कंट्री इनको अकेले सुलझा नहीं सकती है, ऐसे मैटर्स को अकेले रिज़ॉल्व नहीं कर सकती है। इसीलिए इस प्रॉब्लम में कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, सबके साथ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब हो क्या रहा है बेटा, सी लेवल जो है वो 1.5 से 2.0 मीटर्स तक बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जिसकी वजह से हमें देखने में तो यही लग रहा है 1.5 से 2 मीटर सी लेवल बढ़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा? बट आपको पता है इससे क्या हो सकता है, आने वाले समय में लगभग 20% बांग्लादेश जो है वो फ्लडेड हो जाएगा, बाढ़ आ सकती है वहां पे। इनंडेट most of the Maldives and threaten nearly half of the population of Thailand। और मालदीव्स में रहने वाले लोग जो हैं, जो थाईलैंड में रहने वाले लोग हैं, उनकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गायब हो जाएगी अगर ऐसा फ्लड आता है तो ये सारे कंसर्न किसके हैं? ग्लोबल सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स। आज के समय में नए नए प्रकार से हमें थ्रेट देखने को मिलता है, खतरे देखने को मिलते हैं जिनसे सिक्योरिटी की जरूरत है। कौन कौन से खतरे हैं? टेररिज्म, जो कि स्टार्टिंग से लेके आज तक ही एकदम फ्रेश बना हुआ है। इट रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस। ये किसके बारे में बात करता है? पॉलिटिकल वायलेंस के बारे में बात करता है, यानी लोगों को परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। दैट टारगेट्स द सिविलियंस, जो कि आम जनता को टारगेट करते हैं ये लोग डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। सिविलियंस टारगेट are usually chosen to terrorism the public as a weapon against national government और अदर पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट। तो होता क्या है इस केस में, क्या देखने को मिलता है कि जो भी टेररिज्म है, जहाँ पे भी हमें आतंकवाद देखने को मिल रहा है, तो ये लोग किसको टारगेट करते हैं? जो आम जनता होती है उनको टारगेट करते हैं। और ये जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि किसी दूसरे देश की जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको नीचा दिखाया जा सके। ठीक है, चलो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बहुत सारे अलग अलग टेररिस्ट अटैक देखे इंडिया के अंदर भी, जैसे प्लेन्स को हाईजैक कर लेना, बॉम्ब्स लगा देना ट्रेन के अंदर, कैफे, मार्केट या ऐसी जगह पे जहाँ बहुत क्राउड रहता है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पे बॉम्ब्स लगा देना। ये देखो ताज होटल पे जो टेरर अटैक हुआ था वो। तो इनका सिर्फ मेन मकसद यही होता है कि आम जनता को हमें नुकसान पहुंचाना है ज़्यादा से ज़्यादा। सेकेंड क्या है? ह्यूमन राइट्स। दीज आर थ्री टाइप्स। ये तीन तरीके के होते हैं ह्यूमन राइट्स। कौन कौन से? पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, फिर इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, फिर होते हैं राइट्स ऑफ इंडिजिनस। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स क्या है? यानी हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए एंड टू असेंबल पीसफुली। हर कोई अपनी बात रख पाए और अगर उनको चाहिए कि वो अपना कोई ग्रुप बनाए, यूनियन बनाए और साथ में फिर अपनी आवाज़ उठाएं, तो वो भी अधिकार उनको मिलना चाहिए। इकोनॉमिक राइट्स क्या कहते हैं कि सोशल राइट्स की तरह होते हैं कि हर इंसान को कमाने खाने का अधिकार मिले। राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस मतलब वो लोग जो किसी जगह पे बहुत सालों से रहते हुए चले आ रहे हैं, बट फिर कुछ सालों बाद कोई दूसरी कम्युनिटी आई और उसने उनको वहां से भगा दिया। ठीक है, तो उनके अधिकारों की भी हमें बात करनी चाहिए। राइट्स ऑफ कोलोनाइज पीपल और एथनिक इंडिजिनस। अब देखते हैं जरा, ये पैसेज आपका पूरा दिया हुआ है बुक के अंदर भी, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। सिंस द 1990s के बाद से ही डेवलपमेंट्स हमें अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, सच एज इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत, the genocide in Rwanda, and the Indonesian military's killing of people in East Timor have led to a debate on whether or not the UN should intervene to stop human rights abuses। तो हो क्या रहा है, रवांडा की बात करें, कुवैत की बात करें, यहाँ पे हमें बहुत सारा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारा जा रहा है। तो इससे लोग बोलने लग गए हैं, क्वेश्चन उठाने लग गए हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था भाई, ये किस लिए बनाया गया था? ये इंटरवीन क्यों नहीं करता है, इंटरफेयर क्यों नहीं करता है जब ह्यूमन राइट्स को अब्यूज किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देयर आर दोज हु आर्ग्यू दैट द यूएन चार्टर एम्पावर्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू टेक अप आर्म्स इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर ये कहता है कि अगर जरूरत पड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो वो हथियार उठा सकती है।
ठीक है। इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगर आपको अपने अधिकारों को बचाने की जरूरत पड़ती है तो आप हथियार उठा सकते हो। जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है वो बहुत लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा है। अदर्स आर्ग्यू दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल स्टेट्स विल डिटरमाइन विच इंस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस द यूएन विल एक्ट अपॉन। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि भाई ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा ऐसा मैटर है जो सच में किसी इंसान के को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, थ्रेट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, ग्लोबल पोवर्टी। अनदर सोर्स इनसिक्योरिटी का क्या है आज के समय में, ग्लोबल पोवर्टी। पूरे ही विश्व के अंदर जो गरीबी है वो बढ़ती हुई चली जा रही है, तो ये इनसिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। अमंग द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले 50 साल के अंदर अंदर जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की वो 3x हो जाएगी, मतलब ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी। करेंटली हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, आज के समय में लगभग आधी से ज़्यादा जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ जो है वो हमें लगभग कहाँ देखने को मिलती है, सिर्फ वर्ल्ड की 6 कंट्रीज में ही देखने को मिल रही है। यानी आधी से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो 6 कंट्रीज में ही देखने को मिल रही है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। और आने वाले 50 साल के अंदर ये यहाँ पे 3 गुना पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। बहुत सारी रिच कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन श्रिंकेज देखने को मिल रही है, मतलब ऐसी कुछ बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग बर्थ कंट्रोल के तरीके अपना रखे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, कम होती हुई चली जा रही है। अब होता क्या है कि हाई पर कैपिटा इनकम इनकी इसी वजह से देखने को मिलती है। पर कैपिटा इनकम को निकालने का सीधा सा तरीका होता है टोटल नेशनल इनकम जितनी भी है उसको, जितनी भी पॉपुलेशन है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो आइडिया मिल जाता है कि ऑन एन एवरेज कितनी इनकम है। लो पॉपुलेशन ग्रोथ मेक रिच स्टेट। अब क्या होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है तो वो देश अगर अमीर है तो वो और अमीर होते हुए चले जा रहे हैं, और रिच सोशल ग्रुप गेट रिचर, वो लोग और ज्यादा अमीर होते हुए चले जाते हैं। वेयर एज वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी हाई पॉपुलेशन है और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती हुई चली जा रही है, तो वो स्टेट्स पहले से ही गरीब थे और ज़्यादा अब वो पुअरर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है डिस्पैरिटी को, ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा अंतर है बेटा नॉर्दर्न और सदर्न कंट्रीज़ के बीच में। सब सहारन अफ्रीका की बात करें विच इज़ ऑल्सो द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व में काफ़ी गरीब एरिया माना जाता है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सब सहारन कंट्रीज़ की बात करें 40 ईयर्स में नियरली ऑल सोसाइटीज़ विद एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है उनकी, 70 ईयर से अबव है। हाफ पर्सनल इनकम उनकी लगभग पर्सनल इनकम कितनी है, $1000। गेट 1975 में हमें क्या देखने को मिला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, मतलब कितने साल कोई इंसान जिंदा रह रहा है, एंड एवरेज इनकम जो है ट्यूबल्स की वो कितनी कितनी है वो यहाँ दी हुई है, एज देखो कितनी कितनी है। तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, किस वजह से, गरीबी की वजह से और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। चौथा कारण माइग्रेशन भी हो सकता है। माइग्रेशन यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोग जॉब करने लग गए या रहने लग गए, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे थे उनको खतरा हो गया, उनकी जॉब्स जाने का खतरा हो गया है। पोवर्टी इन साउथ लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन। अब क्या होता है, साउथ में गरीबी बढ़ रही है तो लोग जा रहे हैं माइग्रेट करके वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ताकि उनको बेटर लाइफ मिल सके वहाँ पे, और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, इनकम जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सके। पीपल हु हैव फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, वो लोग जो अपने घर को छोड़ के चले गए हैं बट रिमेन विद इन नेशनल बॉर्डर्स आर कॉल्ड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। मतलब वो लोग जो अपने घर को छोड़ के चले गए किसी कारण की वजह से, वो कारण नेगेटिव ही होगा, तो उनको हम बोलते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। मतलब एक जगह से छोड़ के गए दूसरी जगह पहुंचे। जैसे कश्मीरी पंडित्स का एग्जाम्पल लेते हैं हम, जब उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उनको परेशान किया गया, तो फिर वो लोग लोअर हिल वाले एरिया में आकर शिफ्ट होने लग गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का। कश्मीरी पंडित्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी। फ्रॉम 1990 से लेके 1995 के बीच में 70 स्टेट्स ऐसे हैं, यानी 70 कंट्रीज ऐसी हैं जो 93 वॉर्स में इन्वॉल्व हुई, जिनके बीच में लगभग 93 वॉर्स हुई, और जिसकी वजह से 55 लाख जो लोग थे वो मर गए।
अब फिफ्थ क्या कह रहा है, हेल्थ एपिडेमिक्स के बारे में बात कर रहा है। जैसे डिजीज बहुत सारी होती रहती है, बीमारियां, HIV हो गई, एड्स हो गई, बर्ड फ्लू हो गया, या फिर बहुत सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको हम सार्स भी बोलते हैं, ये हो गया। ये सारी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं। जब माइग्रेशन होता है, जो बिजनेस के पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं या मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो अगर उनमें से किसी को भी एक बीमारी है ये, तो वो बहुत जल्दी लार्ज स्केल पे वाइड स्प्रेड होती है। 2003 तक हमें क्या देखने को मिला, एन एस्टिमेटेड 4 करोड़, जो 4 करोड़ लोग थे वो इन्फेक्टेड थे HIV और एड्स से वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। लगभग 2/3 ऑफ देम इन अफ्रीका, जिसमें से 2/3 लोग तो अफ्रीका में ही पाए गए, एंड हाफ ऑफ द रेस्ट इन साउथ एशिया। बाकी जो आधे बचे हुए थे वो कहाँ पे देखने को मिले हमें, साउथ एशियन कंट्रीज में। ठीक है, तो अदर न्यू डिजास्टर्स, बहुत सारे नए नए तरीके की आपदाएं आ रही हैं, जैसे कोरोना वायरस अभी हमने देखा, इबोला वायरस देखा, हैंटा वायरस देखा, हेपेटाइटिस C देखा। ये सारी जो बीमारियां इमर्ज हो रही हैं, वाइल ओल्ड डिसीजेज लाइक TB, जो पुरानी बीमारियां हैं वो खत्म हुई नहीं है पूरी तरीके से। जैसे TB के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपने सुना होगा, मलेरिया के बारे में, डेंगू के बारे में सुना है, कोलेरा के बारे में सुना है। तो ये तो हो ही रही है, म्यूटेटेड into drug resistant forms that are difficult to treat। तो मतलब इतना ज़्यादा अब प्रॉब्लम्स तो नहीं है पहले की तरह, दवाई बना ली गई है उसकी, बट फिर भी खतरा तो है। सिंस द 1990s से ही ब्रिटेन ने लगभग बिलियंस लॉस्ट कर दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस्ट कर दिए। किस वजह से, ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन आउटब्रेक, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत खतरनाक मैड काउ डिजीज फैल गई थी और बर्ड फ्लू फैल चुका था, जिसकी वजह से पोल्ट्री एक्सपोर्ट जो थे सेवरल जो साउथ एशिया कंट्री से या एशियन कंट्री से जो पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे वो सब बिल्कुल बंद हो गए थे। ठीक है, पोल्ट्री मतलब जिसमें जो मुर्गी वगैरह होते हैं ये पालते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो बर्ड फ्लू आया तो इनके बीच में स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने बाहर बेचना ही बंद कर दिया, इनका एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ जो काम कर रही हैं, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सारी कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती हैं। वहीं साथ साथ कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉपरेशन पे काम कर रही हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, प्राइवेट फाउंडेशन हो गए, चैरिटी हो गई, चर्च हो गए, कुछ अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग लोगों ने ट्रेड यूनियंस या एसोसिएशंस बना रखे हैं, सोशल और डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंड कोऑपरेशन, ग्रेट पर्सनालिटीज जैसे देख रहे हो महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। ठीक है, ये सारे लोग जो है इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसी के साथ अभी हम लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं, 4 मेनली पार्ट हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट कंपोनेंट वाज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, की जो मिलिट्री की कैपेबिलिटीज हैं हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। दूसरा कंपोनेंट क्या कहता है कि इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो मजबूत तो बनाई गई है, इंटरनेशनल नॉर्म्स has been to strengthen international norms and international institutions to protect its security interests। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो मजबूत बनाने की बात करती है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को, जो इंटरनेशनली रिश्ते हैं हमारे उसको मजबूत बनाने की कोशिश करती है, और ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। तीसरा कंपोनेंट क्या है कि द थर्ड component of Indian security strategy is general towards meeting security challenges within the country, कि कंट्री के अंदर जो चैलेंजेस हमें देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर, ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि सिविल वॉर हो सकती है, जनता खुश नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को भी कोऑपरेट करना, समझना और उन चैलेंजेस को भी फेस करना, ये होना चाहिए। और चौथी चीज़ क्या है कि फाइनली देयर हैज़ बीन एन अटेम्प्ट, ये कोशिश करी गई है इंडिया के अंदर कि हम क्या करें, हम अपनी इकोनॉमी को एक इस तरीके से डेवलप कर लें दैट द वास्ट मासेस ऑफ सिटीजन आर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो गरीबी से बाहर आ सके, मीजरी यानी दुख से बाहर आ सके, और ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो इनके बीच में बनी हुई हैं वो ख़त्म हो जाए। यानी कोई इंसान बहुत अमीर है तो कोई इंसान वहीं पे बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इसीलिए सारी कंट्रीज़ आपस में यहाँ पे कोऑपरेशन करने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ ये जो पूरा चैप्टर था सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, वो एक वीडियो के अंदर विदिन 40 मिनट्स के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे बताओ ज़रा, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने स्किप करी हो, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा।
प्रॉपर एनसीईआरटी के नोट्स हैं, नोट्स बनाओ, अब इनको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में सॉल्व करके देखो और सब कुछ ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप उनको सॉल्व ज़रूर करो। जैसे डिफाइन सिक्योरिटी, ठीक है? ये पता होना चाहिए। 2 आपको थ्रेट पता होने चाहिए कि कंट्री को क्या हो सकते हैं, ट्रेडिशनल नोशन के अकॉर्डिंग। फिर ऐसे ही 2 फॉर्म्स पता होनी चाहिए कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है? तो ये टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई। अभी आपके लिए होमवर्क यही है कि आप मुझे सिक्योरिटी की डेफिनिशन डिफाइन करके बताना कमेंट्स में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो। और दूसरी चीज़ ये कि नेटो कब फॉर्म हुआ था, ये बता देना। ठीक है, जो नाटो था वो कब फॉर्म हुआ था, ये बता देना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम एक नया चैप्टर करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं कौन सा चैप्टर लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कहीं से भी रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है।